एवरीवन, मेरा नाम है मनीषा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ आज करंट अफेयर्स अगस्त सितंबर 2021 का, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसेंट पूछा जा रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं DFCCIL के लिए, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन हो चुकी होगी, अच्छी चल रही होगी। तो जितने दिन बचे हैं आप लोग उसको पूरा फुल यूटिलाइज करिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप लोग पढ़िए। और करंट अफेयर अच्छे से आप लोग सभी लोग पढ़ करके जाइए, चाहे वो नॉर्मल करंट अफेयर हो या फिर रेलवे का करंट अफेयर हो। तो रेलवे का करंट एंड DFCCIL का करंट अफेयर मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, आप प्लेलिस्ट से जाकर के भी देख सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने CRM और मार्केटिंग नहीं देखा है, तो वो भी हमारे प्लेलिस्ट से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और इन सभी लेक्चर का PDF आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पे मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर। उसके पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो किसी और अन्य एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप लोगों का SSC का कोई पेपर हो, रेलवे का पेपर अगर हो, या फिर अगर कोई भी एग्जाम्स हो जो अभी बिल्कुल अपकमिंग है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे स्किप ना करें। और देखिए, इसमें मैं करंट अफेयर को एक्सप्लेन करके बहुत सारी चीज़ें, फैक्ट और भी आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती है डिस्कस करने को और इम्पॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे, देखिए जो खेल रत्न अवार्ड है, जिसे हम कहते थे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इसका प्रीवियस नाम था और अब मोदी जी ने क्या किया है, उसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों से ये डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ सकता है कि नाम बदल करके क्या रख दिया गया है। तो पहले क्या कहते थे, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड या खेल रत्न अवार्ड, और अब उसका नाम हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और आप सभी लोगों को मालूम होगा इसके रिगार्डिंग कि ध्यानचंद कौन है, वो हॉकी प्लेयर हैं और उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे पूरा स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे या फिर हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, जो अभी रिसेंट पिछले मंथ गया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों से यहाँ 2-3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस। उसके अलावा जो ध्यानचंद है वो हॉकी प्लेयर हैं। उसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट आप जान सकते हैं, देखिए जो मेजर ध्यानचंद थे उनको क्या कहा जाता था, उनको हॉकी का विजार्ड कहा जाता था। तो हॉकी विजार्ड या फिर द मैजिशियन ऑफ हॉकी कहा जाता था। तो देखिए, ढेर सारे क्वेश्चन निकल करके आ रहे हैं, बस आप ध्यान लगा करके अच्छे तरीके से सुनिएगा। बहुत सारे मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगी करंट अफेयर, उसके साथ साथ उसका स्टैटिक जीके क्या बनता है वो भी हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अब ये बात आती है कि ये बताइए, अगर किसी को मालूम है कि जो पहला रेसिपेंट थे जिन्होंने रिसीव किया था खेल रत्न अवार्ड, वो कौन थे। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। तो वो विश्वनाथ आनंद थे और इनका नाम आप सभी लोग जानते हैं, चेस का ग्रैंड मास्टर इन्हें कहा जाता है, विश्वनाथ आनंद। ठीक है, तो अभी मैं आप सभी लोगों को इमेज दिखाऊंगी, उसके इमेज के थ्रू आप लोग ग्रैस्प करके हुए चलिएगा, क्योंकि देखिए हर चीज़ रट लेना वहाँ पर आप भूल जाएंगे। इसीलिए मैं ऐसा कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करूँ जो आपको अच्छे से याद रह सके और एक इफेक्टिव मैनर में। जब मैं एज अ स्टूडेंट प्रिपरेशन करती थी ऐसा पढ़ती थी मैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लगी है, कंटेंट प्रिपेयर नहीं था तो मैंने कंटेंट प्रिपेयर किया और आज मैं आप लोगों के लिए लंच मैंने 5 बजे किया है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे। तो आइए देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, जो इंडियन हॉकी टीम थी, आपको सभी पता है कि जो टोक्यो ओलंपिक 2020 चल रहा था उसमें ब्रॉन्ज मेडल इंडिया लेकर के आई है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एक पॉइंट, ब्रॉन्ज मेडल इन टोक्यो ओलंपिक 2020। और अगर कोई पूछे कि मेंस हॉकी टीम का कैप्टन कौन है, तो मनप्रीत सिंह है और वुमेन हॉकी कैप्टन रानी रामपाल है। ठीक है, तो ये डेटा हो गया। अब देख लीजिए, ये 2 इमेजेस हैं। जो पहले वाले आप लोगों को दिख रहे हैं वो चेस के ग्रैंड मास्टर है विश्वनाथ आनंद, और ये जो आप लोग को दिख रहे हैं ये मेजर ध्यानचंद हैं, जिनके बर्थ एनिवर्सरी पे नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है 29 अगस्त को। तो ये आप लोगों से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को। अब देख लीजिए, ये जो है ये इमेज किसका है, ये हमारे इंडियन हॉकी जो कैप्टन है मनप्रीत सिंह और ये है रानी रामपाल। तो इमेज जब आप देखेंगे तब आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें याद होती जाएंगी। दोनों हॉकी प्लेयर हैं। और अब देख लीजिए, एक चीज़ मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी तक आपने मॉक टेस्ट नहीं लिया है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, जो भी आपका शेड्यूल है, मान लीजिए एडमिट कार्ड में मान लीजिए आप लोगों का 30 सितंबर 3 बजे है पेपर,
तो आप लोगों को उसी पर्टिकुलर टाइम में आप लोगों को रोज एक टेस्ट जरूर दिलाना चाहिए। और उसके अलावा अभी आप सभी लोग क्या करिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज दिलाइए। तो जितने भी स्टूडेंट नहीं खरीदे हैं, आप टेस्ट बुक का पास परचेज कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा स्कीम इनका आया हुआ है, टेस्ट बुक प्रीमियर लीग चल रहा है। तो इसमें क्या है, 499 का पास अवेलेबल है, जो आप लोगों को लाइफ टाइम के लिए अवेलेबल रहेगा, यानी कि 3 इयर्स के लिए। ठीक है, और इसमें ये विजेता हैं, तो यस्टरडे के विजेता आप लोग देख सकते हैं, ये मैम है जिनको मिला हुआ है एक आईपैड। तो ऐसे क्या, अगर आप परचेज करेंगे तो आपको भी एक मौका मिल सकता है, कोई भी प्राइज जीतने का। ठीक है, तो आप परचेज करिए। वैलिडिटी तो आपको हर एक एग्जाम के लिए है, हर एग्जाम आप दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, 400+ एग्जाम प्लस 26,000 मॉक टेस्ट अवेलेबल है। और DFCCL के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर लगाइए, जितना ज़्यादा हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, 1 लकी विनर टेक्स होम टुडे मेगा प्राइज। तो आप लोग अच्छे से परचेज करिए, आप लोगों को भी मिल सकता है। अदरवाइज ये आप अगर मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे EXM10 तो आप लोगों को 50 रुपीज़ ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं, तो इसलिए मैं बताना ज़रूरी समझी, क्योंकि लास्ट मोमेंट में टेस्ट ही एक ऐसा रामबाण है जिससे आप अपना स्कोर और अपना टेस्ट दे करके ये फील कर सकते हैं कि आप ओरिजिनल आप उसी प्लेस पे बैठ करके दीजिए जितने भी घंटे का अवेलेबल है, तो रियल टाइम में आप अपना टेस्ट को फील करेंगे। ठीक है, बाकी SNT, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जूनियर एग्जीक्यूटिव, जूनियर मैनेजर, इलेक्ट्रिकल, हर एक टेस्ट अवेलेबल है और अच्छे अच्छे स्कोर भी स्टूडेंट्स ला रहे हैं। एग्जीक्यूटिव OPBD के लिए, जूनियर मैनेजर, सिविल, मैकेनिकल, और इसमें क्या है, करंट अफेयर का भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आप क्या करिए, आप लेक्चर्स अच्छे से देखिए, टेस्ट लगाइए, कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट भी बहुत सारे अवेलेबल है, तो एनरोल कर लीजिए, आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, और जितना भी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगा रहे होंगे, और जो भी स्टूडेंट नहीं लगाए हैं वो आप ज़रूर लगाइए। अब देख लीजिए, कुछ हाईलाइट्स आता है टोक्यो ओलंपिक 2020 सेरेमनी हाईलाइट्स। तो देखिए, आप लोगों से करंट अफेयर में इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक 2020 अभी गया हुआ है, तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए, ओलंपिक रिंग आप देख रहे होंगे, 5 ऐसे रिंग होते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है कॉन्टिनेंट को, महाद्वीप को ये रिप्रेजेंट करता है, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, एशियन, ऑस्ट्रेलिया। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो 5 रिंग है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। उसके अलावा देखिए, ये चल रहा था टोक्यो, जापान में। ठीक है, एक जगह है जापान में, टोक्यो, वहाँ पर चल रहा था। 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त 2021 को ये चला। और सभी लोग जानते हैं कि 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा जी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया था, गोल्ड उन्होंने जीता था ओलंपिक में, गोल्ड मेडल। ठीक है, अगर बात करें सबसे ज़्यादा कौन टॉप किया था, तो USA, अमेरिका ने टोक्यो ओलंपिक में टॉप किया है और 113 मेडल लेकर के आए हैं, जिसमें कि उन्होंने 39 गोल्ड जीता है। अगर आप लोगों को पता है कि इंडिया कितना जीता है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इंडिया ने कितना मेडल जीता और कौन सा मेडल लेकर के आए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं, देख लीजिए, इंडिया ने 7 मेडल जीते हैं, जिसमें कि 1 गोल्ड है, और आप सभी जानते हैं नीरज चोपड़ा जी ने जीता था गोल्ड। 2 सिल्वर मेडल लेकर के आए हैं और 4 ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आए हैं, जो मैं अभी आप लोगों से डिस्कस करूंगी कि कौन कौन लाया है। ठीक है, तो 86 कंट्री में से इंडिया का 48th पोजीशन था मेडल जीतने में। और अगर हम बात करें कि फ्लैग बियरर कौन था, जब आप देख रहे होंगे ओलंपिक, जब आप चल रहा होगा तो टीवी में देख रहे होंगे, फ्लैग बियरर होते हैं, लेकर के जाते हैं फ्लैग को। तो ओपनिंग सेरेमनी के लिए जो मैरी कॉम है, जो मणिपुर से है, बॉक्सिंग प्लेयर है, आप सभी लोग इनका नाम जानते हैं। और मेंस हॉकी टीम के स्किपर मनप्रीत सिंह, जिनका मैं अभी इमेज आप लोगों को दिखाई थी, वो ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर थे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बजरंग पुनिया, आप सभी लोग जानते हैं, बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज मेडल जीते थे इस बार, वो क्लोजिंग सेरेमनी के फ्लैग बियरर थे। ठीक है, समझ में आप सभी लोगों को। तो ये देख लीजिए, ये पूछा जा सकता है कि इंडिया ने कितने मेडल्स लेके आए, कितना गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज लेकर के आए। तो उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। अब 7 अगस्त को, जैसे कि देखिए 8 अगस्त 2021 को ख़त्म हुआ ओलंपिक। 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा जी ने क्या जीता था, गोल्ड लाया था अपने देश के लिए, और बहुत ही गर्व हम सभी महसूस कर रहे थे। तो ये जेवलिन थ्रो करते हैं, भाला फेंक करते हैं, और इन्हीं के ये इस दिन जीते थे। तो इसी को
7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा टू ऑनर नीरज चोपड़ा। ठीक है, समझ में आया। तो अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि कब मनाया जाएगा तो आप कहेंगे 7 अगस्त को। अब देख लीजिए कुछ हाइलाइट्स हैं। इंडिया मेडल विनर लिस्ट है। तो आप सभी लोगों को पता है, ये बताने की मुझे आप लोगों को ज़रूरत नहीं है कि गोल्ड किसने लाया था। जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा जी ने लेकर के आए थे और सिल्वर 2 लोगों ने लाया था। तो देखिए मीराबाई चानू है, जिनका इमेज मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी, मणिपुर से हैं। 49 kg वेट लिफ्टिंग है। तो आप लोगों से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जो मीराबाई चानू है वो किस गेम से रिलेटेड है, एसोसिएट करती हैं। तो वेट लिफ्टिंग से एसोसिएट करती हैं। ठीक है, 49 kg में इन्होंने सिल्वर मेडल लेकर के आए। फिर जो राहुल दहिया हैं जो रेस्टलिंग करते हैं वो 57 kg में सिल्वर लेकर के आए हैं। तो बहुत ही गर्व की बात है आप सभी लोगों के लिए, हम सभी लोगों के लिए, पूरे देश भर के लिए। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों को भी अपना फतेह लेकर करके आना है DFCCL के एग्जाम के लिए और फिर झंडा लहराना है। ठीक है, फिर आती है ब्रोंज। तो ब्रोंज हमारे कंट्री से 4 लोग लेकर के आए हैं। ठीक है, देख लीजिए जो बॉक्सिंग में ब्रोंज लेकर के आई हैं वो लवलीना बोरगोहेन नाम की जो अभी लेडी है, मैं उनको दिखाऊंगी आप सभी लोगों को। वुमेन सिंगल बैडमिंटन में PV सिंधु आप सभी लोग जानते हैं। मेंस 65 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग में बजरंग पूनिया जी, अभी जो मैंने इनका नाम लिया था, और मेंस हॉकी ब्रॉन्ज लेकर के आए थे। ठीक है, हॉकी टीम। तो ये हो गया। आप सभी लोग नाम अच्छे से सुनिए, बहुत एक बार बस आप लोग सुन लीजिए, तो कहीं भी आप लोगों को ऑप्शन में दिखेगा, डेफिनेटली आप लोग फटाफट क्वेश्चन को लगाते जाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए ये जो फर्स्ट इमेज आप सभी लोगों को पता है, ये नीरज चोपड़ा जी हैं। ठीक है, नीरज चोपड़ा जी हैं, ये भाला फेंक कर रहे हैं और इन्होंने गोल्ड हासिल किया था। ये है मीराबाई चानू, देख लीजिए ये वेट लिफ्टिंग कर रही है, 49 kg वेट लिफ्टिंग कर रही है, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। ठीक है, समझ में आया। देख लीजिए यहाँ सिल्वर लेके आए हैं। और ये लास्ट वाले कौन है, बॉक्सिंग लवलीना जो नाम है वो है। ठीक है ना, ये देख लीजिए, ये इमेज याद रखिएगा आप सभी लोग, तो क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। और लास्ट में आप सभी जानते हैं ये हैं बजरंग पूनिया जी और ये है हमारी PV सिंधु बैडमिंटन प्लेयर। ठीक है, तो ये हो गया टोक्यो का हाइलाइट्स। इंडिया से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर आप लोगों को किसी ना किसी सेट में देखने को मिलेगा। और अब देख लेते हैं कुछ और हाइलाइट्स जो अगस्त और सितंबर का है। तो इस पूरे सेशन में मैं अगस्त सितंबर का डिस्कस करूंगी, जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये हो गया अपना RBI अनाउंस किया है बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें हम देखेंगे रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, सारी चीज़ें। तो उसके पहले देख लीजिए ये हमारे सामने खड़े हुए हैं RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास। तो आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि RBI के गवर्नर कौन है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अगर मैं और कुछ और बताना चाहूँ तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI एस्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 में, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज हुआ था 1 जनवरी 1949 को। तो जो ये डेट दिख रहा है आप लोगों को 1949, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है नेशनलाइजेशन कब हुआ था RBI का, तो 1949 में हुआ था। ठीक है, एस्टैब्लिश अलग है, नेशनलाइजेशन अलग है। अब जो अगस्त 2021 का जो डेटा है उसके हिसाब से हमारा ये जो है रेट चल रहा है। और डेफिनेटली आप लोगों से इकोनॉमिक्स मार्केटिंग है तो उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। तो जो हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, जिसे हम MSF कहते हैं और बैंक रेट कहते हैं, वो हमारा क्या है, हमारा कांस्टेंट है, अनचेंज्ड है। यहाँ पर जो रेपो रेट है 4%, रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी है 4.25%, बैंक रेट है 4.25% और CRR है 4%, कैश रिजर्व रेशियो SLR है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 18%। ठीक है, तो ये कुछ हाइलाइट्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको एक बार याद कर लें। नेक्स्ट आता है हमारा एक और डेटा। देखिए 4 मोर साइट्स को इंडिया में रामसर लिस्ट में ऐड कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये रामसर लिस्ट क्या होता है, तो ये वेटलैंड से रिलेटेड है। वेटलैंड क्या है, एक ऐसी जगह है जहाँ लैंड कवर्ड होता है वाटर से, यानी कि थोड़ा जो कीचड़ी एरिया होता है, मार्शी लैंड होता है, उसको कहते हैं वेटलैंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, देख लीजिए। वेटलैंड इज अ प्लेस वेयर द लैंड इज कवर्ड बाय वाटर, इधर सॉल्ट हो सकता है, फ्रेश वाटर हो सकता है, या फिर समवेयर इन बिटवीन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कवर्ड होना चाहिए वाटर से। थोड़ा जो
मार्शी एरिया होता है, थोड़ा सा दलदला वाला बोलते हैं, उसको कहते हैं वेटलैंड। तो एनी वेटलैंड साइट विच इज लिस्टेड अंडर द रामसर कन्वेंशन इज कॉल्ड द रामसर साइट। तो रामसर एक कन्वेंशन बनाया गया था, ठीक है, किस लिए? वेटलैंड के प्रोटेक्शन के लिए, उनका जो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अगर मैं बोलूं कि अभी एट प्रेजेंट टोटल कितना रामसर साइट है इंडिया में, तो 46 साइट्स है गिविंग द स्टेटस ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। मतलब पहले कितना था? 42 था, 42 था, अब हो गया है 46। 46 4 ऐड हुआ है। 4 कौन कौन से ऐड हुआ है? देखिए, 2 हरियाणा से है, 2 हरियाणा से है, भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ठीक है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये 2 हरियाणा के, इनको ऐड कर दिया गया है, शामिल कर दिया है रामसर लिस्ट में। और दूसरे हैं वो हैं गुजरात के 2 लोग हैं, 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसका नाम है थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड वधवाना वेटलैंड। तो नाम आप एक बार ज़रूर देख करके जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 4 पूछा जाएगा आप लोगों को कितने 4 और कितने ऐड हुए हैं। अब आता है, देख लीजिए, ये एक इमेज आप लोगों को सामने दिख रहा है, तो इसे कहते हैं हम वेटलैंड। तो थोड़ा सा दलदल वाला जो एरिया होता है, और नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट भी किया था कि बहुत ही गर्व की बात है कि 4 जो हमारे साइट्स हैं उसको वेटलैंड में शामिल कर दिया गया है, ठीक है। और देख लीजिए, अब आता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को। हमेशा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को हर एक साल मनाया जाता है। और इस साल जो थीम रहा था वर्ल्ड वेटलैंड डे 2021 का, वो है वेटलैंड्स एंड वाटर। यानी कि अगर आप लोगों को याद करना है तो WW करके याद कर लीजिए, वेटलैंड्स एंड वाटर, ठीक है। और ये क्यों मनाया जाता है? दिस डे मार्क्स द डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑन 2 फरवरी 1971 इन द इरानियन सिटी ऑफ रामसर ऑन द शोर्स ऑफ कैस्पियन सी, ठीक है। एक इरानियन सिटी ऑफ रामसर एक जगह का नाम है, जगह के नाम पे एक कन्वेंशन किया गया था। और फिर आप मुझे ये बताने वाले कि इंडिया ने इसे कब साइन किया था, ठीक है। इंडिया ने जो रामसर कन्वेंशन है उसमें साइन कब किए थे? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न, आप लोग जरूर इसे पढ़ करके जाएं। अब देखिए इंपॉर्टेंट और क्या चीज़ है इससे रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है वेटलैंड लेक्स, वो मैं अभी आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए, जो चिल्का लेक है, आप सभी लोगों को मालूम है, चिल्का लेक उड़ीसा में है, और चिल्का लेक जो है वो लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया का। तो अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सा है, तो चिल्का लेक आप कहेंगे। और इसी को ही चिल्का लेक उड़ीसा एंड कियोलादेव नेशनल पार्क बर्ड सेंचुरी है, ये वर रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया। इनको पहला दर्जा दिया गया था, चिल्का लेक को जो उड़ीसा में है, और क्योलादेव नेशनल पार्क जो ये बर्ड सेंचुरी कहा जाता है, ये राजस्थान में है, ठीक है। इनको पहला दर्जा दिया गया था। अब जो चिल्का लेक है वो क्या है? लार्जेस्ट, आप मुझे बताएंगे, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। यहाँ पर आप जाएंगे जब भी घूमने के लिए, तो जनरली लोग अपना छुट्टियाँ मनाने घूमने फिरने जाते हैं फैमिली के साथ। मैं भी देख करके आई हूँ, बहुत ही खूबसूरत लेक है, यहाँ पर डॉल्फिन वगैरह भी दिखती है, और बहुत अच्छा प्लेस है घूमने के लिए। तो आप भी ज़रूर जाएं, एक बार ज़रूर घूम करके आएँ। और देखिए, उत्तर प्रदेश में लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स है, यानी कि 8 वेटलैंड है, और ये मैक्सिमम नंबर है, ठीक है। अब लार्जेस्ट तो हम लोगों ने देख लिया। रेणुका जो वेटलैंड है हिमाचल प्रदेश में, वो स्मॉलेस्ट वेटलैंड है इंडिया का, ठीक है। समझ में आया आप सभी लोगों को? हमने लार्जेस्ट देख लिया कौन सा है, चिल्का लेक, और स्मॉलेस्ट कौन सा है, रेणुका वेटलैंड है। अब आती है मैम, हमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि लेक के बारे में, कभी हम वुलर लेक पढ़ते हैं, कभी हम चिल्का लेक पढ़ते हैं, कभी हम लोनर लेक पढ़ते हैं। तो देखिए, जो वुलर लेक है, वुलर लेक हमारा फर्स्ट वन वाला है, वो जम्मू एंड कश्मीर में है। ये बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया का, ठीक है। वुलर लेक कहाँ पर है? वुलर लेक है हमारा जम्मू एंड कश्मीर में, और ये बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। चिल्का लेक क्या है? चिल्का लेक है उड़ीसा में, और ये लार्जेस्ट सेलाइन वाटर है, यानी कि सॉल्ट वाटर लेक लार्जेस्ट है ये, ठीक है। फिर वेम्बनाड जो है, वेम्बनाड लेक, ये कहाँ पर है? केरल में है, ये लॉन्गेस्ट है। देखिए, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में फ़र्क होता है, ये आप लोगों को समझना है। तो केरल का जो वेम्बडन लेक है वो लॉन्गेस्ट है, ठीक है। और जो
चोलामऊ लेक है सिक्किम में, वो हाईएस्ट लेक है इंडिया का। तो देखिए थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है चेंजेस हो, लेकिन आप लोग एक बार नाम ज़रूर सुन करके जाएं, ठीक है। और आप मुझे ये बताने वाले हैं कि सांबर लेक क्यों इम्पॉर्टेंट है और कहाँ पर है। फिर आता है लोनर लेक इज अ नोटिफाइड नेशनल जियो हेरिटेज मोमेंट सलाइन सोडा लेक लोकेटेड एट लोनर इन बुलधाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। तो पूछता है कि लोनर लेक कहाँ पर है, तो ये है महाराष्ट्र में। अब जो ये आप लोगों को ब्लू कलर का दिख रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग, इसलिए मैंने इसको नोट पॉइंट में डाला है। देखिए जो मणिपुर का जो लॉकटेक लेक है वो फ्लोटिंग है, ठीक है। अगर आपको बोलेगा कि कौन सा वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तो आप बोलेंगे क्यूबुल लैमजाओ नेशनल पार्क इन मणिपुर, जो कि लॉकटेक लेक के ऊपर है और ये फ्लोटिंग है। वर्ल्ड का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ में आया आप सभी लोगों को। तो इतने सारे डेटा मैं आप लोगों को दे रही हूँ, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप एक बार लेक्चर देखेंगे और सुनेंगे तो मैं ये गारंटी देती हूँ कि आप लोगों से बहुत सारे क्वेश्चन वैसे ही बन जाएंगे। अब आता है, देख लीजिए, मार्च से लेकर के सितंबर तक कितने नए सीएम अपॉइंट किए गए हैं, मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं। तो रिसेंट का, बहुत ही रिसेंट का ये न्यूज़ है, पंजाब का जो अमरिंदर सिंह पहले सीएम रह चुके हैं, अब उनको रिप्लेस कर दिया गया है चरणजीत सिंह चानी, ठीक है। तो चरणजीत सिंह अब पंजाब के नए चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। गुजरात के सीएम कौन है, गुजरात के सीएम हैं भूपेंद्र भाई पटेल, ठीक है। तो पटेल नाम से आप लोग को पता है कि गुजरात में ज़्यादातर पटेल सरनेम यूज़ किया जाता है, तो वैसे आप कर सकते हैं। देखिए भूपेंद्र जो बघेल हैं वो है छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के हैं, ये भूपेंद्र भाई पटेल हैं। तो ये डिफरेंस आप लोगों को समझना है। अब कर्नाटक के सीएम कौन है, कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई जी है। तो नाम आप समझ लीजिए, बीबी करके याद रख लीजिएगा, ठीक है, बीबी करके। फिर आता है उत्तराखंड के सीएम, तो उत्तराखंड के सीएम जो रावत थे उनको बदल करके पुष्कर सिंह धामी है। तो एट प्रेजेंट अगर पूछते हैं कि उत्तराखंड का नया चीफ मिनिस्टर कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी है। फिर असम के जो सोंगोवाल थे उनको बदल करके हिमांता बिस्वा शर्मा अब नए सीएम अपॉइंट किए गए हैं असम के। और असम का जो फेमस डांस है वो है बिहू, आप सभी लोगों को पता है। असम का कैपिटल क्या है, पंजाब का कैपिटल क्या है, गुजरात का कैपिटल क्या है, कर्नाटक का कैपिटल क्या है, उत्तराखंड, सब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने हैं। इससे आप लोगों का रिवीजन होते जाएगा, ठीक है। और आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछती हूँ, नागालैंड का जो फेस्टिवल होता है उसका नाम क्या है, ठीक है। और वहाँ का एक फेमस बर्ड है, उसका नाम आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अब आ जाता है, देख लीजिए, जो निर्मला सीतारमण जी है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने एक रिफॉर्म तैयार किया था, एजेंडा पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं उनके लिए रिफॉर्म, जिसे हम कहते हैं ईज 4.0। तो ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ईज का फुल फॉर्म बताएं, और इस साल जो थीम है 4.0 का, वो थीम क्या है, ठीक है। ये मेनली डिस्कस करता है जो भी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के रिफॉर्म्स होते हैं, उनका डेवलपमेंट होता है, उनका जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू डील किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस एजेंडा में रहता है, ठीक है। फिर आता है इस साल थीम क्या था, तो देख लीजिए, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सिंप्लीफाइड एंड कोलैबोरेटिव बैंकिंग, ठीक है। तो ये बैंकिंग का टर्म है। और ईज क्या है, ईज स्टैंड फॉर एनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। और जो ईज 3.0 अवार्ड 2021 में था, उसका जो है ओवरऑल जो विनर है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, एसबीआई। और एसबीआई के एट प्रेजेंट में चेयर कौन है, एट प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ठीक है। फिर आता है 9 सुप्रीम कोर्ट जजेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछा जाए। 9 सुप्रीम कोर्ट जजेस इंक्लूडिंग 3 वुमेन टेक ओथ। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है कि 9 जजेस ने एक बार इकट्ठे शपथ लिया है, ठीक है। इन द हिस्ट्री ऑफ टॉप कोर्ट ये पहली बार हुआ है, इसलिए ये फेमस है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब आता है कि जो प्रेजेंट में सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हम जिसे कहते हैं, वो कौन है, एन.वी. रमन्ना है, ठीक है। एन.वी. रमन्ना हमारे प्रेजेंट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। जो हमारे फर्स्ट सीजेआई थे, जो हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो एच.जे. कानिया है, ठीक है।
H.J. कानिया। अब अगर आप लोगों से पूछता है कि बताइए एट प्रेजेंट कितने हमारे करेंटली जजेस हैं, तो देयर आर करेंटली 33 जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ इज 34। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ है वो 34 है और एट प्रेजेंट हमारे टोटल हो गए हैं 33 इंक्लूडिंग द CJI। ठीक है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए कि सितंबर 2027 में जस्टिस जो नागरत्ना है, इनकी लेडी है, वुमेन है, शी विल बिकम द फर्स्ट वुमेन CJI इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नाम आप अच्छे से याद रखिएगा, नागरत्ना। और जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर की एज होती है वो होती है 65 साल। ठीक है, और इसके अलावा 2 क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के। जो फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज थी उनका नाम है जस्टिस फातिमा बीवी। और अगर आप लोगों को हाई कोर्ट का पूछेगा तो हाई कोर्ट का है लीला सेठ, जो दिल्ली की हाई कोर्ट के जज थी। ठीक है, तो मतलब हाई कोर्ट की अगर पूछेगा आप लोगों को फर्स्ट वुमेन, मैं वुमेन की बात कर रही हूँ, वुमेन जज वो है लीला सेठ। अगर सुप्रीम कोर्ट का पूछता है तो है जस्टिस फातिमा बीवी। ठीक है, बताइए मजा आ रहा है कि नहीं। तो एक बार सेशन को प्लीज आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बताइए आप सभी लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं, याद होते जा रहा है कि नहीं सेशन। ठीक है, अब देख लीजिए अगस्त सितंबर में जितने भी स्टेट के करंट अफेयर हैं वो मैं अभी फटाफट डिस्कस करूंगी आप सभी लोगों को। तो भुवनेश्वर कहाँ पर है, उड़ीसा का कैपिटल है भुवनेश्वर। ये क्या है, इट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू अचीव 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन। तो ये जो हमारा भुवनेश्वर है वो 100% वैक्सीनेट हो चुका है और ये इंडिया का पहला ऐसा सिटी है। ठीक है, फिर आता है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक का कैपिटल क्या है बताइए, बैंगलोर। और बैंगलोर को हम क्या कहते हैं, सिलिकॉन सिटी कहते हैं, सिलिकॉन वैली कहते हैं, IT सिटी कहते हैं और इसे हम कहते हैं IT हब। ठीक है, और ये हमारा जो कर्नाटक है, इट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इशू द ऑर्डर। जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 था, जिसे हम NEP पॉलिसी कहते थे, जो बहुत ही ज़्यादा चर्चे में आया हुआ था, कुछ इम्प्लीमेंटेशन किए गए थे, उसको इम्प्लीमेंट करने वाला, उसको ऑर्डर इशू करने वाला कर्नाटक पहला राज्य है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। फिर आता है उत्तराखंड। अब उत्तराखंड क्यों फेमस है, 2 चीज़ों के लिए फेमस है, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी। फर्स्ट जो है, जो अभी मैंने बताया, जो उत्तराखंड के CM है पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है अर्थक्वेक के वार्निंग के लिए, जिसका नाम है उत्तराखंड भूकंप अलर्ट। तो ये क्या करेगा, अलर्ट करेगा, भूकंप आएगा, जो भी अर्थक्वेक डिजास्टर होता है उसको ये अलर्ट करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है इन एसोसिएशन विद, इट वाज डेवलप्ड बाय IIT रुड़की इन एसोसिएशन विद उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। जो स्टेट की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है उसके साथ IIT रुड़की ने मिल करके, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि IIT रुड़की उत्तराखंड में है, मिल करके एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है उत्तराखंड भूकंप अलर्ट। ठीक है, फिर आ गई उड़ीसा की बारी। तो उड़ीसा, अभी मैंने बताया कि भुवनेश्वर 100% वैक्सीनेशन सिटी है इंडिया का, और इसी ने ही फर्स्ट स्मार्ट हेल्थ कार्ड स्कीम को लॉन्च किया है। ठीक है, तो उड़ीसा से 2 खबर आ चुकी है। अब जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर जी ने उन्होंने ये अनाउंस किया है कि जो हिसार में एयरपोर्ट बन रहा है उसका नाम बदल करके रख दिया जाएगा महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो जब आप हिसार जाएंगे हरियाणा में तो वहाँ पर जो मैक्सिमम चीज़ें हैं वो महाराजा अग्रसेन के नाम से है। तो बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं विजिट करने के लिए जो इनके नाम पे रखा गया है, इसलिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है जो कि 2024 में आई थिंक स्टार्ट हो जाएगा, वर्क करने लगेगा। तो ये इनके नाम पे रखा गया है। ठीक है, फिर आती है उत्तराखंड के बारे में दोबारा से देख लेते हैं। तो जो इंडिया का हाईएस्ट हर्बल पार्क है, जब आप नेट में सर्च करेंगे हर्बल पार्क तो बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स और हर्ब्स वगैरह दिखेंगे। तो इंडिया का हाईएस्ट हर्बल पार्क अगर आप लोगों से पूछेगा तो ये उत्तराखंड में है और ये इनॉग्रेट हो गया एट द माना विलेज इन चंबोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो ये इनॉग्रेट किया गया था, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। फिर आती है छत्तीसगढ़ के बारे में। तो देखिए, छत्तीसगढ़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू रिकॉग्नाइज कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट इन एन अर्बन एरिया। तो जितने भी फॉरेस्ट एरिया आप सभी लोगों को पता ही है कि ज़्यादा है,
लेकिन मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर स्टेट कौन सा है, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ आप लोग सभी लोगों को, अगर आप लोग को मालूम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और फिर आती है हमारा केरल की बारी, ठीक है। तो केरल में इंडियाज़ का फर्स्ट ड्रोन फॉरेंसिक लैब तैयार किया गया है एंड रिसर्च सेंटर हैज़ कम अप इन केरल। तो इंडियाज़ का फर्स्ट ड्रोन है, ड्रोन बेस्ड है, फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर केरल में है। तो वैसे भी आप देखिए केरल में मैक्सिमम लिटरेसी रेट होती है, तो जितने भी अच्छे अच्छे चीज़ें हैं वो ऐसे याद रख सकते हैं आप, अदरवाइज़ कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। फिर आता है इंदौर की बारी। तो इंदौर पहले भी फेमस हुआ था स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, जो स्वच्छता के है, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत ये आता है ये। और इंदौर जो है इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी फिर से है, हैज़ अचीव्ड अनदर फीट ऑफ बीइंग डिक्लेयर्ड एज अ कंट्री फर्स्ट वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी, ठीक है। तो अपने जगह को वैसे भी साफ सुथरा रखना ही चाहिए हमें। उसके बाद आ जाता है असम। असम मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो असम में जो एक नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है, जो एक सिंग वाला गेंडा होता है उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम हैज़ बिकम द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया टू बी इक्विप्ड विद सैटेलाइट फोन्स, ठीक है। तो सैटेलाइट फोन से इक्विप्ड करेंगे, उनको देख रेख करेंगे। तो ये इंडिया का पहला ऐसा नेशनल पार्क है। और असम में और कौन से नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, इकलौता नेशनल पार्क, ठीक है, मानस नेशनल पार्क। किस लिए फेमस है मानस नेशनल पार्क, टाइगर और एलिफेंट वगैरह के लिए। फिर आता है त्रिपुरा। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने एक इनॉग्रेट किया है प्रोजेक्ट को, जिसका नाम है माई पैड माई राइट, इनिशिएटेड बाय नाबार्ड एंड नैब फाउंडेशन। तो ये क्या है, ये एक प्रोजेक्ट है। नाबार्ड क्या है, ये एग्रीकल्चर से जो भी रिलेटेड बैंक होती है उसका होता है। फुल फॉर्म आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, ठीक है। और उसके बाद आता है नैब फाउंडेशन। फिर लास्ट में आता है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम है मिशन वात्सल्य। किस लिए, जितने भी कोविड-19 में महिलाएं अपने हस्बैंड को लॉस्ट कर गई थी उनके लिए ये एक स्कीम बनाया गया है, और बहुत सारे इसके अंदर उनको कुछ काम दिया जाएगा। तो ये बहुत ही दुख की बात है, तो इस पर ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करती हूँ। कोविड-19 की वजह से जितने भी लॉसेस हुए हैं उन महिलाओं के लिए ये स्कीम चलाया गया है मिशन वात्सल्य, ठीक है। तो ये पूरे स्टेट्स की खबर है, और हो सकता है एक आध और है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है। फिर आता है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार देखिए अलग है। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे देख लीजिए जो इंदिरा गांधी के समय में जो गोल्डन टेम्पल पे ऑपरेशन चलाया गया था उसको ऑपरेशन ब्लू स्टार कहते हैं, उसकी एक अलग हिस्ट्री है, ठीक है। तो देखिए ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम क्या चीज़ है। जो यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी हैं, उन्होंने एक फ्लैग ऑफ किया था, जो अभी मैं इमेज आप लोगों को दिखाऊंगी, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए, जो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। कहाँ से किया था उन्होंने, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली ऑन द ओकेजन ऑफ 75th इंडिपेंडेंस डे, जो हमारा 75 स्वतंत्र दिवस था, उसके उपलक्ष्य में इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर से एक फ्लैग ऑफ किया। और क्यों किया इन्होंने, देख लीजिए, पहले एक इमेज आप देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए, जितने भी यहाँ पर एक लाइन पढ़ लेते हैं, द ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम एक्सपेडिशन कंप्राइज ऑफ अ टीम ऑफ पीपल विथ डिसेबिलिटी from across the country to reach Siachen Glacier to create a new world record for the largest team of people with disability reaching the world highest battlefield। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो सियाचिन ग्लेशियर है वो कहाँ है, काराकोरम रेंज लद्दाख में है, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है। और वहाँ पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। कितने, एक टीम होगा, किसका होगा, पर्सन विथ डिसेबिलिटी के साथ में, ठीक है। इसलिए इन्होंने एक फ्लैग ऑफ किया था। और कहाँ से किया था, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली से। और आप मुझे बताएंगे कि डॉक्टर अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है, और इन्हें जो है कॉन्स्टिट्यूशन का इन्होंने डिज़ाइन किया था, ठीक है।
फिर कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है और देख लेते हैं। देखिए, नीरज चोपड़ा जी के नाम पे एक स्टेडियम तैयार किया गया है पुणे में। तो जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, उन्होंने विजिट किए थे आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ASI पुणे में जो है। तो यहाँ से आप लोगों को ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? पुणे, महाराष्ट्र में है। और जो इंस्टीट्यूट है, जो स्टेडियम है वहाँ का, उसको नीरज चोपड़ा स्टेडियम के नाम से अब जाना जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितनी अच्छी बात है, कितनी गर्व की बात है। तो आप लोगों को भी अपना एग्ज़ाम को फुल डेडिकेशन के साथ, जब तक अंतिम चरण तक आप ना लेकर के जाएं, आप लोग को थकना नहीं है, आप लोग को रुकना नहीं है, साथ साथ मेहनत करते हुए आखिरी आप लोगों को पूरा फाइनल सिलेक्शन तक लेकर के आना है। ठीक है, फिर आता है यूनियन मिनिस्ट्री फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक रिलीज किया था गाइडलाइन, जिसे हम कहते हैं बायोटेक प्राइड। तो जितने भी बायोटेक्नोलॉजीज हैं, बायोलॉजिस्ट, जो भी बायो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, डेटा सेंटर्स हैं, उसके लिए एक बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस चालू किया गया है, रिलीज किया गया है। जो आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछेगा, बायोटेक प्राइड, तो जो प्राइड है उसका फुल फॉर्म जरूर पूछा जा सकता है। प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू डेटा एक्सचेंज। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आप जरूर देख करके जाएं। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी हैं, ई रूपी इन्होंने लॉन्च किया था, जिसे हम कहते हैं एक डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन। कोविड-19 के टाइम में ये एक कैशलेस पेमेंट सोल्यूशन है। तो आप लोगों से एग्जाम में ऐसे 4 ऑप्शन दे सकते हैं, उसमें आप लोगों को एक सेलेक्ट करना होगा। तो ई रूपी इन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है, समझ में आया। अब यूनाइटेड नेशन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लीजिए। इंडिया टुक ओवर फ्रॉम फ्रांस टू अज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2021। ये इसलिए न्यूज़ में आया था क्योंकि ये पहली बार ऐसा होगा कि प्रेसिडेंसी हो रहा है इंडिया का एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। आप सभी लोगों को पता है कि नॉन परमानेंट मेंबर कितने हैं और परमानेंट मेंबर कितने हैं। तो परमानेंट मेंबर हैं 5 और नॉन परमानेंट मेंबर हैं 10। तो ये ऐसा पहली बार हो रहा है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, ये फर्स्ट इंडियन PM होंगे टू प्रिसाइड ओवर अ मीटिंग ऑफ UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसे हम कहते हैं। वो मीटिंग को प्रिसाइड करने वाले पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर होंगे। समझ में आया। अब इससे इम्पॉर्टेंट जुड़ी बात यह है कि यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1945 में ये शुरू हुआ था। तो हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है, ये आप नोट कर लीजिए। और जो UN सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें 5 परमानेंट मेंबर है जिनको विटो पावर होता है। वो जो है देश के जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेवलप्ड कंट्री है उनको रखा गया है, US, चाइना, UK, रशिया एंड फ्रांस को। ठीक है, समझ में आया। फिर G20, तो देखिए G20 एक 20 मेंबर का, 20 कंट्री का ग्रुप है। 19 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग 1 यूरोपियन यूनियन। तो 20 मेंबर का ग्रुप है और ये डेवलपिंग नेशंस है का ग्रुप है। तो इसका जो कल्चरल मिनिस्टर मीटिंग हुआ था, ये कल्चरल मिनिस्टर मीटिंग आप लोगों को एग्ज़ाम में देगा। उनमें जो हमारी मीनाक्षी लेखी जी हैं, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर हैं, उन्होंने ये पार्टिसिपेट किया था इसको। ठीक है, इस मीटिंग को इन्होंने, मीनाक्षी लेखी जी ने पार्टिसिपेट किया था। और ये होस्ट किसके द्वारा किया गया था? इटली के द्वारा। तो आप लोगों से क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, G20 का जो कल्चर मिनिस्टर मीटिंग है वो कौन होस्ट किया था, या फिर कौन सी कंट्री होस्ट की थी? तो इटली की थी। 2 दिन का प्रोग्राम था, 29 और 30 जुलाई को। ठीक है, तो ये अभी रिसेंट का ही डेटा है, तो इम्पॉर्टेंट है। ऐसे मीटिंग से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछने के चांसेस हैं। फिर आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द 13th ब्रिक्स समिट। ठीक है, जो 13वां ब्रिक्स समिट 2021 था, उसको किन्होंने होस्ट किया था? इंडिया के चेयरशिप से हुआ था। 9 सितंबर 2021 को सफल हुआ था। और ब्रिक्स का मतलब क्या होता है कि 5 जो हमारी कंट्री है उनका एक ग्रुप है। तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये 5 कंट्री को मिला करके ब्रिक्स है और इनका समिट हुआ था। 9 सितंबर 2021 को इंडिया ने होस्ट किया था। और जो थीम था, वो थीम आप लोगों को याद करना है, बिकॉज थीम से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ब्रिक्स @ 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी,
कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। तो इतना बड़ा थीम आप लोग याद करिएगा, CCC करके याद कर सकते हैं। फिर आता है बीमस्टेक। तो हो सकता है बहुत सारे लोग नए होंगे जो सुने नहीं होंगे, लेकिन बीमस्टेक देख लीजिए। बीमस्टेक में जो हमारी 7 कंट्री है वो पार्टिसिपेट करती है, और इसका जो फुल फॉर्म है वो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया भी है हमारा शामिल, नेपाल, भूटान, ठीक है, थाईलैंड, म्यांमार। अब जो आप भूटान को देख रहे हैं, इसमें जो उनका फ्लैग है वो कैसा है देख लीजिए, इसमें ड्रैगन है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, समझ में आया। तो आप लोगों को पूरा नाम अच्छे से, बीमस्टेक में कितने कंट्रीज हैं ये पूछा जा सकता है, या फिर कौन सी कंट्री है ये पूछा जा सकता है। तो जो 8th मीटिंग थी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो मीटिंग थी बीमस्टेक की, उसको होस्ट किया था इंडिया ने अगस्त 31, 2021 को, ठीक है। समझ में आप सभी लोगों को, बीमस्टेक मीटिंग होस्ट करने वाला हमारा भारत, प्यारा भारत था, ठीक है। अब आता है सितंबर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है ओजोन डे। तो वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को हर एक साल। इसका थीम क्या है, थीम देख लीजिए, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन से रिलेटेड है, प्रोटोकॉल तैयार किया गया था, मॉनिट्रियल एक जगह का नाम है। तो कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल, तो ये आप थीम ज़रूर याद करके जाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आती है अर्थ। तो देखिए अर्थ डे कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को हर एक साल मनाया जाता है। उसका थीम है रिस्टोर आवर अर्थ। अब आती है वर्ल्ड अर्थ डे, तो मैंने बता दिया। बताइए आप वाटर डे कब मनाया जाता है। तो वाटर डे कब मनाया जाता है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और उसके अलावा इस साल थीम क्या था वर्ल्ड वाटर डे का, ज़रूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और एक नया क्वेश्चन, आप सभी लोगों को मालूम है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को हर एक साल। तो इस साल थीम क्या रहा था हमारे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का। तो ये आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चन होमवर्क है, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, ठीक है। अब आ जाती है अपॉइंटमेंट की बारी। तो देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों का एग्जीक्यूटिव OPBD पोस्ट के लिए मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स हैं, तो जो ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस है जो मैंने डिस्कस किया, तो बहुत सारा ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस, कैशिफाई एक ऐसा ही हमारा मार्केट प्लेस है, री कॉमर्स है। तो राजकुमार राव जो हमारे फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर हैं, और राजकुमार राव को आपको पता ही है बॉलीवुड एक्टर हैं, तो इनको अपॉइंट किया गया है फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। कैशिफाई आप लोगों को नाम याद रखना है। अब आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन थी, उनकी जो हमारी चेयरपर्सन रेखा शर्मा जी थी, रेखा शर्मा जो चेयरमैन थी, उनका एक्सटेंशन 3 साल के लिए और कर दिया गया है। तो अगर आप लोगों को एट प्रेजेंट में पूछता है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन कौन है, तो ये है रेखा शर्मा। अब उसके बाद आता है CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ये कौन है, इनको चार्ज दिया गया है दीपक दास को। तो DD करके आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आया आप सभी लोगों को। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने हैं कि एट प्रेजेंट हमारे जो कैग है प्रॉम्प्टर एंड ऑडिटर जनरल, वो कौन है, ठीक है। अब आता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उनका मैनेजिंग डायरेक्टर चेंज हो गया, और मिनी करके याद रखिए, इनको चार्ज दिया गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। फिर आता है एक इटालियन जो ब्रांड है, बहुत ज़्यादा ये आप देखेंगे ज्वेलरी वगैरह से रिलेटेड है, पर्स वर्स और भी बहुत सारी चीज़ मिलती हैं, जो BVL बगलरी ऐसा कुछ है, प्रोनाउंसिएशन मुझे उतना अच्छे से मालूम नहीं। तो प्रियंका चोपड़ा जो है उनको ब्रांड एम्बेसडर ग्लोबली बनाया गया है। तो प्रियंका चोपड़ा को 2 चीज़ों के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, एक अभी हम और देखेंगे। समझ में आया आप सभी लोगों को, समझ में आया। उसके बाद आ जाता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो हम लोगों को जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उनके डायरेक्टर किसको बनाया गया है, डॉक्टर दृष्टि बनर्जी, ठीक है। तो इनको बनाया गया है। अब आ जाता है यूरोस्पोर्ट। देखिए इको स्पोर्ट नहीं है, ये यूरोस्पोर्ट है।
हैज़ अपॉइंटेड द इंडियन ब्रांड एम्बेसडर फॉर देयर फ्लैगशिप मोटर स्पोर्ट प्रॉपर्टी। जो मोटर स्पोर्ट प्रॉपर्टी है व्हीकल के टर्म्स में मोटो जीपी जिसका नाम है, उसका ब्रांड एम्बेसडर जॉन अब्राहिम को बना दिया गया है। तो यहाँ मैंने शायद जॉन अब्राहिम नहीं लिखा है, जॉन। तो जो बॉलीवुड एक्टर हैं जॉन अब्राहिम को बना दिया गया है, जो प्रमोट कर रहे थे एक कैंपेन, यूरो स्पोर्ट के जो कैंपेन चल रही थी, मोटो जीपी रेस लगाते हैं। तो अभी आप लोगों को रेस लगाना है एग्जाम के लिए, ठीक है, क्योंकि हर एक फील्ड में अलग अलग होते हैं, किसी कोई एजुकेशन फील्ड में होता है, कोई किसी और फील्ड में होता है। तो आप सभी लोग एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हैं, तो आप लोगों को रेस लगाना है आपके कॉम्पिटिटर के साथ, ठीक है, फिर मज़ा आ जाएगा। अब जो होम इंटीरियर ब्रांड है, ये सब मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखिए इकोनॉमिक्स मार्केटिंग आप लोगों का सब्जेक्ट है, CRM सब्जेक्ट है, तो उसमें ये सब ब्रांड्स होता है, पढ़ना होता है। जो होम इंटीरियर ब्रांड होम लेन है, उसका ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी को बना दिया गया है। ऐसे आप याद रख सकते हैं, जो हमारे MS धोनी जी हैं, महेंद्र सिंह धोनी, उनका घर बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। तो इनके साथ एक 3 ईयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गई है, ठीक है, और ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उसके बाद आ जाता है फिर से ओलंपिक मेडलिस्ट, गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा जी, भाला फेंक जो करते हैं, उनको RBI ने एक पब्लिक कैंपेन चलाने के लिए, अवेयरनेस चलाने के लिए रखा था। जो भी आजकल डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड होते हैं, बहुत लोग OTP मांग लेते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिजिटली आजकल फ्रॉड होते जा रहे हैं, तो उन्हीं का अवेयरनेस जगाने के लिए पीपल लोगों के बीच में एक कैंपेन चलाया था, और RBI ने इसकी जिम्मेदारी किसको सौंपा था? नीरज चोपड़ा जी को। तो आप छोटा सा एडवर्टाइजमेंट भी देखेंगे वो कर रहे थे। वैसे तो आजकल बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट उनको मिलते हैं, मसल्स वाले, फिर बॉडी बिल्डिंग वाले, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप भी लोगों के बीच में जाने जाएंगे। फिर आता है कमलेश कुमार पंत हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देख के जरूर जाएं। फिर से आता है प्रियंका चोपड़ा जी की बारी। तो प्रियंका चोपड़ा को चेयरपर्सन अनाउंस किया गया है जियो मामी फिल्म फेस्टिवल। तो मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज, तो मामी जिसे कहते हैं, उसका ब्रांड चेयरपर्सन घोषित किया गया है। तो फिल्म से रिलेटेड और भी बहुत सारे अवार्ड्स हैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता है वीडियो। तो फिल्म फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और देख लीजिए गोदरेज इंडस्ट्री, जो गोदरेज हमारी कंपनी है, उसका चेयरमैन बना दिया गया आदि गोदरेज को, जो कि अक्टूबर 1, 2021 से अपना कार्य संभालेंगे, ठीक है। फिर जो हमारे डायरेक्ट जो सेलिंग कंपनी एमवे है, एमवे का प्रोडक्ट आप सभी यूज़ करते होंगे, बहुत ही कॉस्टली होता है ये प्रोडक्ट और बहुत महंगा होता है। मैंने कभी यूज़ नहीं किया क्योंकि इतना कॉस्टली कर नहीं सकते, आप समझ सकते हैं। तो उसका अपॉइंट किया गया है जो हमारी ओलंपिक, अभी मैंने बताया था मीराबाई चानू जी ने, जिन्होंने सिल्वर जीता हुआ है, उसको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है एमवे का, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो न्यूट्राइट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उनका। तो क्या होता है, जनरली जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, जो भी कुछ ना कुछ जीतते हैं या फिर ओलंपिक मेडल लेकर के आए हैं, तो इन सभी लोगों को जनरली ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर वो यूज़ करेंगे तो हमें खुशी होती है उनको देख करके और मोटिवेशन आता है, फिर ऐसे मार्केटिंग की जाती है। फिर जो हमारे ओलंपिक पी रविंद्रन श्रीजेश, PR श्रीजेश, गोलकीपर एंड फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं नेशनल हॉकी टीम को, उनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है केरला के टूरिज्म के लिए। तो एडवेंचर, आप सभी लोगों को पता है कि केरल को गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है, ओन्स प्लेस कहा जाता है, और बहुत ही अच्छा टूरिज्म वहाँ पर होता है। तो उसको प्रमोट करने के लिए PR श्रीजेश जी को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। फिर आता है इंडियन बैंक का। तो देखिए बैंक का अगर कोई अपॉइंटमेंट होता है तो पूछा जाता है जनरली। तो जो शांति लाल जैन है उनको MD और चीफ एग्जीक्यूटिव CEO बनाया गया है इंडियन बैंक का फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। फिर आता है तमिलनाडु के जो सीनियर BJP लीडर है गणेशन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू गवर्नर ऑफ मणिपुर। तो मणिपुर के नए गवर्नर का नाम क्या है? ला गणेशन याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। उसके बाद जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इन्होंने अप्रूव कर दिया रीअपॉइंटमेंट ऑफ संदीप बख्शी एज ए MD एंड CEO ऑफ ICICI बैंक। अब आप मुझे बताने वाले हैं ICICI बैंक का फुल फॉर्म क्या है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।
फिर आ जाता है फिर से जो हमारे CEO HSBC जो बैंक है, हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन को उसका जो अपॉइंटमेंट है वो हितेंद्र दावे जी को बनाया गया है। ठीक है, तो ये देख लीजिए क्योंकि अभी अपॉइंटमेंट हुआ है तो पूछा जा सकता है। हितेंद्र बस आप याद रखिए, H से हांगकांग, H से हितेंद्र। फिर आता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो पहले कौन थे हमारे, डॉक्टर हर्षवर्धन थे, उनको फिर ये जो मनसुख मांडविया है उन्होंने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, फिर आता है न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पंकज कुमार सिंह को BSF का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का न्यू डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। ठीक है, फिर आती है JB मोहोपात्रा जी को CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का चेयरमैन अपॉइंट किया गया। तो ये सारी हुई पूरी अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, तो जो हमारे फॉर्मर स्टेट बैंक के चेयरमैन थे रजनीश कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, हैज़ ऑल्सो बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ ऑडिट कमेटी एंड रिस्क कमेटी ऑफ द कंपनी। तो ये जो है रजनीश जी जो पहले SBI के फॉर्मर चेयरमैन थे, ठीक है, उनको इनका अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर, किस बैंक का, HSBC बैंक का। अब जो तमिलनाडु के जो गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित जी, उनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है, देखिए, पंजाब और यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ का। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो पंजाब है, एक तो उनका CM कौन है, उसके बाद एडिशनल चार्ज किसे दे दिया गया है, बनवारी लाल पुरोहित जी जो कि गवर्नर हैं तमिलनाडु के, और अर्लियर VP सिंह जो थे वो गवर्नर थे पंजाब और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ UT ऑफ चंडीगढ़। समझ में आया। अब जो एडिडास रोब्ड इन टोक्यो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट मीरा चानुबाई एज अ फेस ऑफ इट्स स्टे इन प्ले कैंपेन। तो ये एडिडास ने कैंपेन लगाया था स्टे इन प्ले। ठीक है, जैसे नाइकी का होता है हमारा डू इट जस्ट डू इट हमारा टैगलाइन होता था, वैसे इन्होंने एक कैंपेन चलाया था स्टे इन प्ले। तो उनका जो हमारा ये दिया गया था कार्य करने के लिए मीराबाई चानू को, जो सिल्वर मेडल जीती थी टोक्यो ओलंपिक में। समझ में आया आप सभी लोगों को। अब कुछ अचीवमेंट्स और देख लेते हैं। तो देख लीजिए, जो 20 ईयर्स ओल्ड चेस प्लेयर है, जैसे कि मैंने बताया था चेस के ग्रैंड मास्टर किसे कहा जाता है, विश्वनाथ आनंद को। तो ये 20 साल के जो लड़के हर्षित राजा जी हैं फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र से हैं, वो 69th ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं इंडिया के चेस के मामले में। ठीक है, और अगर मैं ये बात करूं कि 15 ईयर ओल्ड ग्रैंड मास्टर रौनक सधवानी हैज़ वॉन द 19th स्लिपम्बो ओपन चेस्ट टूर्नामेंट जो इटली में हुआ था, उनके ये इंडिया से ये ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक बार हर्षित राजा और रौनक साधवानी का नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। फिर आ जाता है जो साइरस पूना वाले हैं, इनका नाम आप सभी लोग सुने होंगे। जब रिसर्च चल रहा था, जब वैक्सीन तैयार हो रही थी, जो पुणे बेस्ड वैक्सीन मेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नाम आप सभी सुने होंगे, फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में आता रहता था जब ये वैक्सीन तैयार हो रहा था। तो इनको ये वैक्सीन जो हमारी कोविशील्ड थी उनका निर्माण करने के लिए, उनका खोज करने के लिए इन्हें प्रेस्टिजियस लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड दिया गया है 2021 के लिए। ठीक है, अब इंडियन जो रेस्लर है लाभांशु शर्मा हैज़ वॉन द भारत केसरी रेसलिंग दंगल 2021 इन तमिलनाडु। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, देख लीजिए। फिर जो देखिए, जो हमारा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो न्यू दिल्ली में है, वो वर्ल्ड का 50 बेस्ट एयरपोर्ट में आ चुका है। और अगर मैं फर्स्ट बात करूँ, सबसे बेस्ट एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन दोहा कतर में। इसको बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, फिर महात्मा गांधी जी है, जो मरने के उपरांत जो अवार्ड दिया जाता है उसको पोस्ट कहा जाता है, पोस्टह्यूमस। कांग्रेशनल गोल्ड मेडल दिया गया है महात्मा गांधी जी को। ये एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है US में। किस लिए दिया जाता है आप सभी लोगों को पता है, प्रमोशन महात्मा गांधी को पीस और नॉन वायलेंस के लिए ये थे। ठीक है, तो हमारे बापूजी, इनको अवार्ड दिया गया है। अब जो मोहम्मद आजम है, करीमनगर डिस्ट्रिक्ट एक तेलंगाना में जगह है, उनको नेशनल यूथ
अवार्ड मिला है, ठीक है। तो नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। हर एक साल स्वामी विवेकानंद के बर्थ एनिवर्सरी में मनाया जाता है, ठीक है। फिर आ जाता है डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा हैज़ बिन कन्फर्ड द प्रेस्टिजियस अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है न्यूरो सर्जरी में। तो ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब कुछ इम्पोर्टेंट हम डेट देख लेते हैं अगस्त का। तो मुस्लिम वुमेन राइट डे मनाया जाता है हर एक साल 1 अगस्त को, क्योंकि जब ट्रिपल तलाक का लॉ आया हुआ था तो वो पिछली बार मनाया गया था 1 अगस्त 2020, तो इस बार 1 अगस्त 2021 को मनाया गया है, क्योंकि इस दिन ये लॉ पास हुआ था 2019 में, ट्रिपल तलाक, ठीक है, इसलिए मनाया जाता है। अब आप सभी लोगों को पता है कि 6 अगस्त जो है उस दिन क्या हुआ था? उस दिन हिरोशिमा डे कहा जाता है, क्योंकि जापान में क्या हुआ था, जो हमारा यूनाइटेड स्टेट था, आप सभी पढ़े होंगे हिस्ट्री, उन्होंने एक एटॉमिक बॉम्ब डाल दिया था सेकेंड वर्ल्ड वार को ख़त्म करने के लिए, और इस जो बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय था। तो 6 अगस्त 1945 के दिन ये किया गया था इन ऑर्डर टू एंड द सेकेंड वर्ल्ड वार। तो हिरोशिमा एक जापान में जगह है और इसका इफेक्ट आज भी लोगों के अंदर देखने को मिलता है। तो 6 जो है वो है हमारा हिरोशिमा डे, और जो 9 अगस्त है वो नागासाकी डे है। लेकिन इसके बीच में एक 8 अगस्त आता है जिसको हम क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जानते हैं। तो 8 अगस्त को हमारा अगस्त क्रांति दिन या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट मनाया जाता है। 1942 में ये क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। अगस्त क्रांति दिन भी इसे कहा जाता है। तो ये 79th एनिवर्सरी थी। इस दिन महात्मा गांधी गेव अ कॉल टू एंड ब्रिटिश रूल एंड लॉन्च्ड क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, एट द सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इन मुंबई। तो इस दिन भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, इसके नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। तो ये नागासाकी वाला मैंने बता दिया था 9 अगस्त को। तो इस दिन जो बॉम्ब डाला गया तो इसे हम कहते हैं फैट मैन कहा जाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नागासाकी डे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आता है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे इम्पॉर्टेंट है, जितने भी हमारे बायोफ्यूल्स होते हैं उसको प्रमोट करने के लिए, क्योंकि जो हमारा कन्वेंशनल सोर्सेज है लाइक कोल हो गया, पेट्रोलियम वगैरह हो गया, वो आने वाले समय में एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम बायोफ्यूल की तरफ मूव करते हैं। तो 10 अगस्त को हर एक साल वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है, और इस दिन लॉयंस डे भी मनाया जाता है। तो वर्ल्ड लॉयन डे भी मनाया जाता है। उसके बाद आ जाता है इंटरनेशनल यूथ डे। तो इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। हर एक साल नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और जो थीम था इस साल इंटरनेशनल यूथ डे का वो है ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानिटरी हेल्थ। तो जितने भी हमारे यूथ हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं हमारे हर एक मूवमेंट में, उनके लिए ये मनाया जाता है। उसके बाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 14 अगस्त को एक डे डिक्लेयर किया था, जिसे हम कहते हैं विभाजन विभिक्षा स्मृति दिवस, ठीक है, पार्टीशन ऑनर्स रिमेम्बरेंस डे। तो 1947 में जितने भी पार्टिसिपेट हुए थे उनके नाम पे ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है, ठीक है। जितने भी ह्यूमैनिटेरियन इंसानियत इसे हिंदी हम कहते हैं, 19 अगस्त को मनाया जाता है। और थीम आप देख लीजिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार ज़रूर देख ले। ह्यूमन रेस अ ग्लोबल चैलेंज फॉर क्लाइमेट एक्शन इन सॉलिडेरिटी विद पीपल हु नीड द मोस्ट। वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया जाता है 20 अगस्त को। इस बार जो थीम था रिचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। तो थीम आप ज़रूर देख लें, थीम पूछा जा सकता है। अब जो सद्भावना दिवस मनाया जाता है वो 20 अगस्त को, ये इंपॉर्टेंट है। सद्भावना दिवस जो हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे उनके बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। और आप सभी लोगों को पता है LTTE जो थे हमारे, उनको इन्होंने ये सुसाइड बॉम्ब के अटैक से मार दिए थे। नलिनी नाम की व्यक्ति थी, ठीक है। तो इनका जो असैसिनेशन हुआ था वो कौन से डे में हुआ था, ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अब आ जाता है अक्षय ऊर्जा दिवस। तो इसे हम कहते हैं इंग्लिश में रिन्यूएबल एनर्जी डे। तो रिन्यूएबल एनर्जी होता है जिसे हम बार बार यूज़ कर सके, जैसे हमारा विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, रिन्यू है, ठीक है। तो हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है। फिर वर्ल्ड संस्कृत डे जो है, जिसे हम कहते हैं संस्कृत दिवस, वो हर एक साल
22 अगस्त को हर एक साल जो श्रावण का महीना होता है, रक्षाबंधन के दिन जो आया था उस दिन मनाया जाता है। इस साल ये 22 अगस्त को रक्षाबंधन था तो मनाया गया था, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इंटरनेशनल डे फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट। अफ्रीकन डिसेंट इसलिए कहा जा रहा है, जो भेदभाव होते, जो डिस्क्रिमिनेशन होता था कलर को लेकर के अफ्रीकन पीपल में, तो ये पहली बार मनाया गया था 31 अगस्त 2021 को, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर आता है हमारा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी दिवस। आपको पता ही है कि 14 सितंबर को हर एक साल हिंदी दिवस मनाया जाता है, और जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मनाया जाता है। इस साल जो थीम था वो था न्यू वर्ल्ड न्यू इंडिया न्यू हिंदी, बाय हंसराज कॉलेज जो है था, न्यू वर्ल्ड न्यू इंडिया न्यू हिंदी। अब हिंदी से एक चीज़ मुझे और याद आता है कि ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, और कॉन्स्टिट्यूशन में इसका आर्टिकल है 343। तो ये आर्टिकल आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये देवनागरी इम्पॉर्टेंट है स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये पूरा हो गया हमारा अगस्त और सितंबर का डेटा। तो कुछ और इम्पॉर्टेंट फिल्म वगैरह से रिलेटेड है, अगर आप बोलेंगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, फिर मैं आप ये कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। और रेलवे से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है अगस्त सितंबर का, वो मैं ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस करती हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये पूरा हुआ हमारा अगस्त सितंबर का डेटा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे आप स्किप ना करें। तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं तब तक के लिए, टाटा बाय बाय।